जो आदमी सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है उसको ये नहीं पता कि इससे 15 दिन पहले 20 दिन पहले भी ऐसी हरकत हुई है। दून बाबा 9 चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज फिर हाजिर हूं मैं अपने पिछले वीडियो की कड़ियों को जोड़ते हुए। पहले वीडियो में मैंने व्हाट्सएप के बारे में बताया था, उसके बाद मैंने आपको जो है सेक्सटॉर्शन के बारे में बताया था, और उसके बाद मैंने डिजिटल अरेस्ट, और आज मैं बात कर रहा हूं कि एटीएम फ्रॉड की जो मेरे साथ हुआ है। क्योंकि ज़्यादातर मैं अपने ही किस्से लेके आता हूं, और अगर आपके पास भी कोई किस्सा है इस तरह का जो औरों के लिए काम आ सके, कोई ऐसी सीख है, तो आप भी मेरे को बता सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कहानी में कोई मोरल है तो मैं उसको ज़रूर उसके ऊपर होमवर्क करूंगा और आपकी इस कहानी को अपने प्लेटफॉर्म पर लेके आऊँगा मैं। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एटीएम सभी ने इस्तेमाल किया है, सभी लोग यूज़ करते हैं, और बहुत सारे अपने एटीएम के वीडियो भी देखे होंगे जिनमें एटीएम फ्रॉड होता है कि कोई मशीन लगा जाता है, उसके बाद वहाँ पे ऊपर चिप लगा जाता है। ये बिल्कुल सही वीडियो आपने देखे हैं, लेकिन ये होता कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मेरे साथ हुआ है, जो मेरे 30,000 रुपये निकले थे और जो कभी आज तक नहीं मिले। ये सन 2015 की बात है, जिसके लिए मैंने बहुत कॉरस्पॉन्डेंस किया बैंक में, और ये SBI बैंक का एटीएम था, और वो तो मैंने अपना एटीएम कार्ड भी ब्लॉक करा दिया था, लेकिन उसके बाद भी मेरा पीछा छूटा नहीं। उसके बाद भी हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ कि मैं उसी एटीएम पे अक्सर जाया करता। आज से नहीं, 8-10 साल पहले से ही मैं उस पर जाता रहता था और वहीं से पैसे विड्रॉ करता था। मेरे घर के नज़दीक सबसे वही था। एक दिन मैंने गलती की थी और उस गलती का खामियाजा मेरे को 30,000 रुपये के साथ चुकाना पड़ा। वो गलती क्या थी मैं आपको बताता हूँ। जनरली क्या होता है, हम शाम को एटीएम जाते हैं या दोपहर में चले जाते हैं। मैं उस दिन सवेरे 6 बजे एटीएम चला गया, चाय पी, सवेरे का टाइम था। मैं एटीएम चले जाते, ट्रैफिक है नहीं, रोड के ऊपर बिल्कुल बगल में था, घर के 200-300 मीटर। और एटीएम का भी बता देता हूँ मैं। एटीएम जो है रोहिणी सेक्टर 16 मंगल बाजार, दुर्गा चौक भी बोलते हैं, यहाँ इस मार्केट में एटीएम था। तो वहीं पे मैं पैसे निकालता था। अब मैं सवेरे पैसे निकाल के आ गया 6 बजे, कोई दिक्कत नहीं है। उस वक्त कुछ नहीं होगा आप लोगों के साथ। उसके बाद 10 या 12 दिन बाद शाम के टाइम में बैठा हूँ घर में, और 10,000 एक बार, फिर 10,000 एक बार, फिर 10,000 एक बार, 30,000 निकल गए। और 30 निकले कब मैं आपको बताऊं। जैसे मेरे 10,000 निकले, मैंने कस्टमर केयर फोन मिला दिया। उनसे बात करते करते मेरे 10,000 एक बार और 10,000 एक बार। वो मेरे से डिटेल पूछते रहे। मैं कहा मेरा एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दो, इसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है। और जहाँ तक मेरे को लगा, तो मैं भी देखता रहता हूँ वीडियो, तो मैं भी देखता हूँ किस तरह के। जहाँ तक मेरे को लगा कि उसकी क्लोनिंग वो 8-10 दिन पहले ही, जो मैं सवेरे गया था। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि उस मोमेंट पे वहाँ पर कोई गार्ड नहीं था। ये मेरे दिमाग में बाद में आया कि इनकी जो है ड्यूटी चेंज होती है, शिफ्ट चेंज होती है, 10 से 6, 6 से 2, 2 से 10, इस तरह की ड्यूटी होती है इनकी गार्ड की। उस मोमेंट पे गार्ड की ड्यूटी शिफ्ट चेंज हुई थी, और उस मोमेंट पे कोई गार्ड वहाँ नहीं था उस एटीएम में, तभी ये काम हुआ होगा। ये लोग क्या करते हैं, ये आपका जहाँ आप डालते हैं एटीएम कार्ड, वहाँ पे भी मशीन लगा देते हैं। उसी तरीके से मशीन लगी होती है, उसी तरीके से लाइट ब्लिंक करती है, और जो जहाँ आप नंबर प्रेस करते हैं वहाँ पे ऊपर जो है कैमरा लगा देते हैं। मशीन क्या काम करती है, मशीन आपके कार्ड को स्कैन करती है, और उस जो कैमरा है वो आपकी एक्टिविटी वीडियो भी देखता है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जो 30,000 रुपये निकले हैं, एक जगह से नहीं निकले हैं। एक निकले हैं मंगोलपुरी से, एक निकले हैं उत्तम नगर से, सिर्फ 2 मिनट के गैप में, सिर्फ 2 मिनट के गैप में, 2 या 3 मिनट का गैप रहा है। एक मंगोलपुरी से निकले हैं, एक उत्तम नगर से निकले हैं, एक नजफगढ़ से निकले हैं। अब ये दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं सारी। अब इनका अगर हम डिस्टेंस देखें तो आदमी 2 मिनट क्या हो, वो
25 से 30 मिनट में भी वहां नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब उस कार्ड की क्लोनिंग कम से कम 3 हुई है, हो सकता है और भी हो रही हो, लेकिन उस मोमेंट पे मैंने कंप्लेंट करा के कार्ड को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद अगला काम स्टार्ट हुआ जी। बैंक गया, बैंक में जाके बताया उनको, भैया जैसे 30,000 रुपये मेरे जो है निकल चुके हैं। उन्होंने मेरे को एक 8-10 पेज का फॉर्म दिया, फॉर्म 7A ऐसा कुछ फॉर्म था, वो मैंने उनको भर के दे दिया। उसके बाद 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए और जो है कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैं फिर बैंक गया, मतलब 3-4 चक्कर मेरे लग चुके हैं। और बैंक था मेरा नरेला की ब्रांच, नरेला रेलवे क्रॉसिंग के पास SBI बैंक है, वो मेरी ब्रांच थी। मैं रहता रोनी सेक्टर 16 दिल्ली में था। तो उस मोमेंट पे मैं इतना परेशान हो गया, फिर मैंने क्या किया, मैंने उठा के एक SBI कस्टमर केयर सपोर्ट डिवीजन को एक ईमेल कर दी। देखिए बक्सा वहां भी नहीं गया मैं, वहां मैंने ईमेल कर दी। वहां से कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ ये किस्सा है सारा नवंबर 2015 के आसपास का, जो लास्ट जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है। अब ये पैसे कब निकले, शायद उससे 2-3 महीने पहले ही निकले होंगे। नवंबर 2015 में मेरे पास एक फोन आता है किसी मोबाइल नंबर से कि हम SBI से बोल रहे हैं, आपके पास SBI का ATM कार्ड है और आपके कार्ड में क्या दिक्कत है आप बताइए हमारे को। वही जिस तरह दिक्कत है। अब उसको कॉलर को ये नहीं पता था कि मैंने अपना ATM ब्लॉक करा रखा है। डिटेल मैंने उसको बता दी थी कि इस तरह मेरे साथ हुआ था। इन बिटवीन उसने क्या किया, उसने मेरे को कहा कि आपके पास एक OTP आएगा और वो OTP हमारे को बता रहा हूँ, आपके कार्ड को करेक्ट कर देंगे और आपका जो है केस पुटअप ऑलरेडी हो रखा है। देखिए मेरे पास OTP आया, क्योंकि उन दिनों OTP एक अनकॉमन चीज थी। मैं 2015 की बात कर रहा हूँ। मेरे पास OTP आया, मैंने उसको OTP शेयर कर दिया। मैं कॉन्फिडेंट था क्योंकि मेरा कार्ड ब्लॉक पड़ा था। मैंने उसको OTP शेयर कर दिया। OTP शेयर करते ही मेरे पास फिर SMS आ गया कि 4700 या 4800 रुपए की पेमेंट डिक्लाइन हो गई है। मैंने तुरंत उसको फोन मिलाया, मैं आपने कहीं पेमेंट की थी क्या? कह रही नहीं जी, हमने तो कोई पेमेंट को लेडी थी, वो फ्रॉड लेडी थी। अब उस फ्रॉड लेडी के पास मेरा मोबाइल नंबर और मेरा ATM की डिटेल कहाँ से आई? अब ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि मेरी ईमेल भी हैक हुई थी उस मोमेंट पे। वो क्योंकि जो मैंने ATM की डिटेल भेजी थी SBI कस्टमर केयर को, वो ईमेल आज भी पड़ी है, होगी मेरे पास कहीं ना कहीं सेंड बॉक्स में। वहां से वो ईमेल लीक हुई है, सारी डिटेल उसमें से निकली है। क्योंकि कॉलर ने कॉल करते ही यही कहा था कि आपके ATM में क्या प्रॉब्लम है, SBI का ATM है आपके पास, और बाकायदा मेरा नाम बताया था, उसने पूरा नाम बताया था और मेरे मोबाइल नंबर पर फोन किया था। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि हम कहीं भी सेफ नहीं है। अगर हम ईमेल में अपना बहुत अच्छा पासवर्ड लगा के बैठ जाते, खुश हो जाते, कुछ भी सेफ नहीं है। जो ईमेल में आप पासवर्ड लगा रहे हैं वो फेक है, क्योंकि हम 99% लोग इस वक्त गूगल का मेल यूज कर रहे हैं, जीमेल यूज कर रहे हैं। और आपको शायद पता नहीं होगा, गूगल का सर्वर USA के अंदर है, हमारे इंडिया में नहीं है। और ये जो हम पासवर्ड लगाते हैं ये सब फेक होते हैं, वो कभी भी उसको ब्रेक कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारी अपनी सर्वर, हमारा जो ये जो पासवर्ड है ये सिर्फ हमारे लिए है कि हम सर्वर में घुसने के लिए, जीमेल में घुसने के लिए वो हमारा पासवर्ड है। उनको घुसने के लिए किसी पासवर्ड की जरूरत नहीं है। तो हमारी ईमेल भी हैक होती है। ATM कार्ड मैंने आपको बताया ही ऐसे हैक होता है। अब चले अगले पॉइंट पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कुछ मेरे देखने वालों ने कहा कि आपका चैनल जो है आप लिंक भेजते हो तो हमारे को मिल जाता है, वैसे मिल नहीं पाता है। तो मैं आपको बता दूं, मेरा चैनल DOONBABA9 दून बाबा 9 विदाउट स्पेस है, ये दोनों पर है। @YouTube भी है, @Instagram भी है। इसमें अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे फॉरवर्ड जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं वो YouTube की
कैटेगरी में वो एक स्टेप ऊपर हो जाता है और फिर यूट्यूब उसको खुद प्रमोट करके किसी और के पास भेजता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। हम अगला पॉइंट क्या है कि मैं पहले भी अपने पुराने वीडियो में कहता रहा हूँ कि जो आजकल के बच्चे इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं। मेरा मकसद ही, ये चैनल चलाने का मकसद ही ये है कि हमारी आने वाली जनरेशन गलत रास्ते पर ना जाए। मैं अपने दिमाग में एक मिशन लेके चला हूँ। ये खाली एक यूट्यूब चैनल नहीं है मेरे लिए। मैं अपने दिमाग में एक मिशन लेके चला हूँ कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई मेरे साथ जरूर जुड़ेगा और इस चीज़ को देखते हुए कुछ ना कुछ लोगों पर असर पड़ेगा कि हम सोशल मीडिया पे बहुत कुछ देखते जा रहे हैं, परोसा जा रहा है और हम उस दिशा में भी जा रहे हैं। अब ताज़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कल का ही बता देता हूँ। पानीपत के अंदर एक लड़की है, कोई ज्योति करके है, कोई इंस्टाग्राम पे फेमस है, बताते हैं। पानीपत के अंदर पार्क के अंदर चौधरी देवीलाल कोई एक ऐसा नाम नहीं है कि कोई नहीं जानता हो, उनकी हिस्ट्री को नहीं जानता हो। वो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। देखिए, मैं जिस बात पे जोर देके कह रहा हूँ आप उस बात को सुनिए। वो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। अगर उनका कहीं भी स्टैचू लगा है, उनकी मूर्ति लगी है, वो किसी परिवार की प्रॉपर्टी नहीं है, वो भारत सरकार की जायदाद है। वो क्योंकि वो भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। और कल एक लड़की ने पानीपत के अंदर उस देवीलाल जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। बाद में उसने माफी मांगी। मैं इसको माफी बिल्कुल नहीं समझता। जो लड़की इतनी सोशल मीडिया पर एक्टिव है उसको सारी खबरों का पता है, क्योंकि इससे 20 दिन पहले भी हो चुका है सिरसा या भिवानी में। मैंने अपने वीडियो में भी डाला उसका फोटो। सिरसा या भिवानी में हो चुका है ये चीज कि एक लड़का दिवाली होली वाले दिन देवलाल जी की मूर्ति के यहाँ पे खड़ा हो गया था ऊपर तक। बाद में उसने माफी मांगी थी। जो आदमी सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है उसको ये नहीं पता कि इससे 15 दिन पहले 20 दिन पहले भी ऐसी हरकत हुई है। अब फिर वो लड़की कह रही है कि मेरे को नहीं पता, मैं तो गलती से हो गया। ऐसा कोई गलती नहीं है। हालांकि मैं बार बार यही कहता हूँ कि बच्चे गलती कर जाते हैं, माफी के लायक है। लेकिन जो लड़की इतनी एक्टिव है सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि ये चीज एक डिग्निटी का रिगार्ड होता है, तो एक डिग्निटी का रिकॉर्ड होता है, क्योंकि वो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। और बार बार मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाकी मैं सभी से अपील करूंगा, जितने भी यंगस्टर हैं, कि आप बनाइए, वीडियो बनाइए, रील बनाइए, अपने आप को फेमस करिए, लेकिन किसी भी भारत की धरोहर को मत छेड़िए, क्योंकि वो मूर्ति भारत की धरोहर है। तो मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एंजॉय कीजिए सोशल मीडिया को, अच्छी चीज सीखिए फेमस होने के लिए। अभी कल परसों भी एक लड़के ने दिल्ली के जमुना पार में हथियार दिखा के अपना वीडियो बना के वायरल कर दिया, बाद में पुलिस ने धर लिया। क्या मिलेगा इस चीज से? उलझे रहो इन्हीं कामों में, कुछ और मत सोचना, कुछ अच्छा सीखो। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को भी यही कहता हूँ और सभी को यही कहता हूँ, पेरेंट्स को भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पास अच्छी चीज है, आप कीजिए। हम तो कभी सोचते थे कि ऐसा होगा, हम कभी सोचते थे ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो जाएगा, लेकिन आज हमारे सामने हो रहा है। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि आप सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल कीजिए, इससे बहुत ज्यादा नॉलेज बढ़ता है। अंत में चलते चलते एक काम की बात मैं आपको बता देता हूं, जो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी, कि अगर आपके पास कोई एटीएम कार्ड है, एक्सपायर हो गया है, या क्रेडिट कार्ड है, एक्सपायर हो गया है, उसको फेंकिए मत। कंपनी वाले क्या कहते हैं, काट के फेंक दीजिए, उसको फेंकिए मत। क्योंकि मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने काट के फेंक दिया और उस पर जो है कुल 22 या 23 रुपए का क्रेडिट दिखा रहा, डेबिट नहीं दिखा रहा। कार्ड क्रेडिट था, उसमें पैसे जमा हो गए थे 20-22 रुपए, और वो पिछले 4-5 साल से मैसेज पे मैसेज आए जाते हैं।
और इसके साथ साथ एक और खास इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास पासपोर्ट है और पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, बिल्कुल भी नहीं फेंकना। मैं अपना भुगत चुका हूँ इस चीज को। मैं आपको बता देता हूँ कि 1992 के अंदर मैंने पासपोर्ट बनवाया था, उसके बाद वो 2002 में एक्सपायर हो गया। 10 साल के लिए होता है। उसके बाद कभी सोचा ही नहीं, जगह बदल गई, घर बदल गए कितने, उसके बाद स्टेट भी बदल गया। अब 2022 में हमने पूरी फैमिली ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई किया तो सबके तीनों के पासपोर्ट आ गए, मेरा पासपोर्ट बन के नहीं आया। महीना, 2 महीना, 3 महीना परेशान हो गया। कस्टमर केयर फोन कर करके कोई ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। एक दिन गुस्सा आया, शाम को 4:30 या 5 बजे की बात है, अच्छी खासी झड़प हो गई उससे। उसने फिर एक साउथ इंडियन था जिसने फोन अटेंड किया था, उसने सिर्फ एक ही बात कही, जी आप ये एड्रेस लीजिए, आप ये वहां जाके कांटेक्ट कीजिए। वो एड्रेस था आर के पुरम का पासपोर्ट ऑफिस का। अब मैं वहां गया, अब वहां गया, देखिए क्या निकल के आया सामने। 1992 के अंदर पासपोर्ट इशू हुआ था और मैं 2022 की बात बता रहा हूँ। वो एक्सपायर भी हो चुका है। एक्सपायर 2002 में हो गया और मैं 22 की, यानी कि एक्सपायर हुए भी उसको 20 साल हो गए। कहीं गिर गया होगा, फेंक दिया होगा, यूज किया नहीं होगा। एड्रेस भी कहीं का था, उसके बाद तो कितने मैं मकान बदल चुका था। उस जो एड्रेस पासपोर्ट में लिखा था तो छोड़े भी बहुत जमाना हो गया था। मैं वहाँ ऑफिस में गया, काउंटर पे गया, मैं मेरा पासपोर्ट नहीं है, मेरी पूरी फैमिली का पासपोर्ट आया। उसने काउंटर वाले ने की बात की, आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है। यार ऐसे कैसे हो सकता है? कितनी अजीब बात है कि डेट ऑफ बर्थ गलत है। मैंने जी कैसे? कह रहा जब आपने पहला पासपोर्ट बनवाया वो दिल्ली का एड्रेस था, अब आपने हरियाणा का एड्रेस कर दिया। हैरानी तो मेरे को भी हुई। कह रहा पुराना पासपोर्ट लाइए आप। अब मैं कहां से लाऊं? आप विश्वास नहीं करेंगे, उस पुराने पासपोर्ट के नंबर के लिए मेरे को इतने धक्के खाने पड़े। फिर मैं अपने रीजनल ऑफिस पासपोर्ट ऑफिस में गया, उनको मैंने रिक्वेस्ट करी, मैं जी मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है। उन सज्जन को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, कोई दैया साहब थे, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने 2 घंटे लगाए पूरे, पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने स्क्रूटनी की। उन्होंने कहा जी आपका पासपोर्ट की कॉपी तो नहीं है और ना आपके पासपोर्ट का नंबर है, मैं आपको आपके पासपोर्ट की फाइल का नंबर निकाल देता हूँ। क्योंकि जब मैंने बनवाया, जब मैनुअल बनते थे 1992 में, अब सब कुछ कंप्यूटराइज हो चुका है। उन्होंने मेरे को जब फाइल नंबर दिया, मैंने FIR कराई, फिर FIR की कॉपी आर के पुरम दी, तब उन्होंने मेरा बर्थ पैलेस करेक्ट किया, रखा वही दिल्ली पर भी, सब करेक्ट किया। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है, तब उन्होंने मेरे को कहा, तो वहाँ एक सज्जन बैठे हुए थे, तब उन्होंने कहा था कि आपका पासपोर्ट कितना भी पुराना हो, चाहे 20-30 साल पुराना हो, आपको फेंकना नहीं है, वो आपके काम कहीं ना कहीं आएगा। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है या ओवर हो जाता है या रिन्यू हो जाता है तो आपको पुराने की कॉपी हमेशा संभाल कर रखनी है। तो ये था आज का मेरा वीडियो सभी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, राधे राधे।